एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बात करने आई हूँ रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि आपके जो डाउट आ रहे थे अब कि दी आप एक रीजनिंग के ऊपर भी वीडियो बना दीजिएगा। हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए हम रीजनिंग कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, पेड पढ़े या फिर यूट्यूब से पढ़े, आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आ गई हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल वन वुमेन आर्मी। और आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन हाँ, जो मेरे जेन्युइन फैमिली है वो मुझे सब्सक्राइब भी करती है और लाइक भी करती है और कमेंट भी करती है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट आपका ये रहता है कि दी आपने किससे पढ़ा, आपने पेड पढ़ा या यूट्यूब से पढ़ा? मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी पेड क्लास मतलब पेड कोर्सेज परचेस नहीं किया था। मैंने जो भी पढ़ा है वो सारा सब कुछ यूट्यूब से पढ़ा है। और अगर आप मुझसे पर्टिकुलर टीचर्स के बारे में पूछोगे तो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टीचर भी नहीं है। मैंने मतलब अलग अलग टीचर से अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं। लेकिन हाँ, जो मेरे ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट हुए हैं वो मेरे दो टीचर से कंप्लीट हुए हैं। एक तो विक्रमजीत सर से हुए हैं और एक पीयूष सर से। जो मैंने ज़्यादा टॉपिक पढ़े हैं वो मैंने पीयूष सर से कंप्लीट किए हैं, क्योंकि मुझे उनका भी अच्छा लगता है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होता है कि मुझे पीयूष सर का समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने विक्रमजीत सर से पढ़ा तो मुझे उनका ईजिली अच्छे से समझ आ गया। तो मेरे जो मैंने पढ़ा है वो विक्रमजीत सर से पढ़ा है एंड उनसे पीयूष सर से। आधे से ज़्यादा जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं मेरे, तो वो मेरे उन्हीं से पीयूष सर से कंप्लीट हुए हैं और जो वो है विक्रमजीत सर से हुए थे। अब आपको किससे पढ़ना चाहिए, तो कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए? मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट सजेशन करूंगी कि आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको मैं 3 से 4 प्लेलिस्ट सजेशन करूंगी कि आप ये प्लेलिस्ट देख के आप इनसे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। देखो, जिसका रीजनिंग कंप्लीट है उसका तो कुछ इशू नहीं है, वो तो भाई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा होगा। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो वो कहाँ से कैसे क्या पढ़े, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं आज वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ये रीजनिंग का पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अगर हो सके तो मैं शायद इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है, एनालॉगी क्या होता है, बर्वल क्या होता है, नॉन बर्वल क्या होता है, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता होती है। तो मैं उनके लिए एक पार्ट 2 बना दूँगी कि हाँ, आपको इस टॉपिक को ऐसे करना है, ये टिक्स एंड टर्म्स को यूज करना, तो आपकी इससे स्पीड बूस्ट हो जाएगी रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग में भी तो हमें भाई कैलकुलेशन और स्पीड का, टाइम मैनेजमेंट का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि हमने मतलब ऐसे ही कर लिया, वो भी एक सेकंड मैथ ही समझ लो उसको भी, बस मैथ से थोड़ा इजी रहता है। एक रीजनिंग हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम मतलब 50/50 नंबर ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ला सकते, बस सब प्रैक्टिस का खेल होता है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट सजेशन कर देती हूँ कि आपको ये प्लेलिस्ट देख लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि सारी जो मैं प्लेलिस्ट सजेशन कर रही हूँ सारे टीचर्स से पढ़ लिया है, नहीं। अगर हाँ, आपको जिस टीचर का समझ आता है ना, एक टीचर पकड़ लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे इनके सारे टॉपिक्स समझ आ रहे हैं लेकिन मुझे ये टॉपिक्स इनका समझ नहीं आया पढ़ाया हो, तो आप नेक्स्ट टीचर को मतलब जो मैंने प्लेलिस्ट मतलब बताऊँगी तो आप उसमें से देख लीजिएगा कि हाँ, ये टॉपिक्स इन सर ने अच्छा पढ़ाया है और मुझे इनका समझ आ गया है। ठीक है, नहीं कि दी ये यूपी पुलिस के लिए काम करेगी, ये यूपीएसआई के लिए काम करेगी, ये दिल्ली पुलिस के लिए काम करेगी। जो मैं आपको प्लेलिस्ट बता रही हूँ ना, ऑल एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए काम करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अलग होती है, रीजनिंग ना सबकी सेम होती है, बस लेवल थोड़ा अप्स डाउन हो जाता है। किसी में थोड़े टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी में थोड़ी, ऐसे तो हमारे एग्ज़ाम में भी होता है ना। साथ जो रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़े टफ से होते हैं जो लॉजिक लगाना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन उसमें ईजी होते हैं। ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम में होता है, किसी में रीजनिंग का लेवल थोड़ा अप्स होता है, किसी में डाउन होता है, बस यही होता है। तो ठीक है, ये मत बोले कि दिल्ली पुलिस के लिए अलग से पढ़े, यूपी पुलिस के लिए अलग से पढ़े, यूपीएससी नहीं। आपको सिर्फ अच्छे से ढंग के साथ एक सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। पहले आपको बता देती हूँ कि आपको किससे पढ़ना है। और हाँ, ये मत बोलना कि दीदी ये तो सीजीएल के लिए पढ़ा रहे हैं तो इससे हमारा हो जाएगा। अरे भाई, आप सोचो सीजीएल कितना बड़ा एग्जाम है और हम क्या यूपीएसआई देंगे, दिल्ली पुलिस देंगे, तो एमटीएस, सीएचएसएल, ये सब तो हमारे ईजिली निकल जाएंगे।
तो मैं अब आपको प्लेलिस्ट सजेशन करने जा रही हूँ, जो आपको जिस टीचर से पढ़ना है आप पढ़ लीजिएगा। जिनकी फुल प्लेलिस्ट है तो मैं आपको बता रही हूँ। एक साहिल सर है, एक तो मैथ वाले हैं, वो रेलवे के लिए मैंने सजेशन दिया था आपको कि अगर आपको रेलवे का मैथ पढ़ना है तो आप उन वाले साहिल सर से पढ़ लीजिएगा। लेकिन नहीं, ये SSC अड्डा के हैं, 24/7 जो चैनल है SSC अड्डा 24/7 चैनल, उस पर साहिल तिवारी सर है, साहिल तिवारी के नाम से है। उनकी एक ना SSC CGL की फुल प्लेलिस्ट पढ़ी है, क्योंकि मैंने उनकी उससे ना प्रैक्टिस की है, तो इस वजह से मुझे उनका पढ़ाया वो अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं आपको वो सजेशन दे रही हूँ कि आप उनसे पढ़ सकते हो। और ठीक है, और अभी ना उन्होंने 2026 के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, अगर आप चाहो तो उससे भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं है, दोनों में से कौन सा पढ़े। आपको अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो आप SSC की जो प्लेलिस्ट है CGL वाली उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको उनके सर के साथ साथ चैनल में शायद 20 से 25 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, SSC फाउंडेशन करके है, साहिल तिवारी सर डाल दीजिएगा तो वो वाली प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दोनों का, इन सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप इजीली उस पर पहुँच जाएंगे। नंबर 1 ये हो गई। और नंबर 2 है विक्रमजीत सर। अगर आप कोई सा भी टॉपिक है, आप ना पहले कोई बुक ले लीजिएगा। आप बोलोगे कि बुक किसके लिए, चलो ठीक है बुक मत लीजिएगा, लेकिन ना आप रीजनिंग का सिलेबस लिख लीजिएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो उस चैप्टर को देगा, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका यूट्यूब पे डालिएगा कि जैसे एनालॉजी है, एनालॉजी कैसे सॉल्व करें, ये सब चीज़ें जो भी डालना है आपको, आपका टाइटल जो भी है आप उसको सर्च करना, तो उसमें ना इतने सारे टीचर्स आ जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है, आपको जौन सा अच्छा लगेगा। फिर आते हैं संदीप सर की भी फुल प्लेलिस्ट है RWA के चैनल पे, तो आप संदीप सर से भी पढ़ सकते हैं। संदीप सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं संदीप सर से नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने उनकी तारीफ़ सुनी है कि हाँ मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे, आप प्लीज़ उनसे भी पढ़ सकते हैं। और नंबर 4 है प्रीति मैम एग्जामपुर की। आप उनकी भी ना दिल्ली पुलिस के लिए ना फुल प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कि उन्होंने कैसे पढ़ाया है कैसे नहीं। और ये नहीं मैं दिल्ली पुलिस बोल रही हूँ तो आप ये मत बोलना कि दीदी वो यूपी पुलिस के लिए काम नहीं करेगा। नहीं, जो दिल्ली पुलिस के लिए काम करेगा वो यूपी पुलिस के लिए भी काम करेगा, UPSI के लिए भी काम करेगा। बस एक बार ना आपको ढंग के साथ सिलेबस करना है। अब बोलोगे दीदी कि हम वो पेड बैच ले ले तो कैसा रहेगा। पेड बैच ले लोगे तो और भी बेस्ट रहेगा, लेकिन पहले आप YouTube से पढ़ के तभी किसी टीचर का पेड बैच लेना। ऐसे नहीं बोलूँगी कि हाँ आप उस टीचर का पेड बैच ले लीजिएगा, पहले YouTube से पढ़ना। तो तब पेड बैच में और YouTube पे क्या डिफरेंस होता है। पेड बैच में ना ये होता है जब हम किसी को पैसे देते हैं ना तो उसमें ना हमारी एक रेगुलरिटी बनी होती है। उसमें ना हमें ये नहीं लगता है कि अरे चलो आज नहीं पढ़ते हैं कल को पढ़ लेंगे। उसमें ना एक लिमिटेड टाइम होता है कि हाँ हमें इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मतलब 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, अगर हमने 1 ईयर में नहीं किया तो भाई हमारे तो पैसे वेस्ट जाएंगे। तो इस वजह से ना उसमें एक टाइमिंग भी होती है और उसमें सीट भी दी जाती है कि हाँ मतलब चैप्टर वाइज सीट दी जाती है। लेकिन रीजनिंग की तो ईजिली कोई सी भी बुक ले लीजिएगा, वो चैप्टर वाइज ही होती है, चैप्टर वाइज भी होती है, मिक्स भी होती है, लेकिन चैप्टर वाइज बहुत से टीचरों की आपको बुक मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। और मैं भी बता दूँगी आपको कि किसकी बुक लेनी है और किसकी नहीं, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। बट लेकिन जब हम YouTube से पढ़ते हैं ना तो YouTube से हमारा एक ये रहता है, अरे जैसे आज हमने कोई लेक्चर लिया और हमें जैसे कैलेंडर लिया और हमें थोड़ी बोरिंग सा लगने लगा, यार कौन पढ़ रहा है इसको, चलो छोड़ो नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। लेकिन पेड में ऐसा नहीं रहता। फिर हम पेड में लगता है भाई हमने पैसे दिए, हमारी मम्मी पापा की मेहनत की कमाई है तो हमें मतलब पढ़ना चाहिए। और यूट्यूब पे थोड़ी हम मतलब थोड़ी इधर उधर नक्कारापन दिखा देते हैं अपना कि हाँ रे चलो छोड़ो। लेकिन हाँ जो सीरियस होते हैं, जिसको पता है भाई मुझे करना है, तो वो उस पर भी रेगुलरिटी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पर रेगुलरिटी नहीं बनाई जा सकती। मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, मैंने कोई पेड बैच रीजनिंग का नहीं लिया है। तो आप भी जैसे मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। आप ना एक मोटिवेशन में रहा करिए कि मतलब यार जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कभी भी ना निगेटिव लोगों के से तो हमेशा ऑलवेज मतलब बहुत दूरी बनाए रखना है, उससे 100 कदम दूर रहना है भाई। क्योंकि देखो निगेटिव लोग जो होते हैं ना, पॉजिटिव लोगों को जो निगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो एक कैसे बताऊँ, मतलब वो ऐसा काम करते हैं जैसे कि सिलबट्टे पे ना चटनी को पीसना, उस तरीके का काम करते हैं वो। तो निगेटिव लोगों से दूर रहेगा। और जो ऐसे बोलता है कि भाई तेरे से नहीं होगा, ये नहीं ऐसा वैसा, नो, तो बोल देना। उसको ना जवाब देने की बिल्कुल कोशिश मत करना कि हाँ भाई हो जाएगा। अगर वो बोले ना कि चलिए क्वेश्चन करके दिखाना, बोल देना भाई मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है ये। ऐसे उसको अपनी ईगो पे मत लेना, अरे मैं तो कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, नहीं, उसको ईगो पे मत लेना। बोल देना हाँ भाई मेरे से नहीं होगा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ।
लेकिन जब आप सिलेक्शन लोगे ना तो उसको पता चल जाएगा भाई कौन इंटेलिजेंट था और कौन। उसके एक क्वेश्चन ना करने से तो आप वो बेवकूफ़ साबित नहीं हो जाओगे, फिर तो वो आपकी मेंटेलिटी हुई ना कि हाँ भाई मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया तो मैं उसके सामने ये इतना बेवकूफ़ लग रहा हूँ। नहीं, वो आपकी मेंटेलिटी हुई है, वो आप सोच रहे हो ऐसा, लेकिन उसने तो वो तो आपका क्या पता टेस्ट ले रहा हो, वो तो आपको खुद डिमोटिवेट करना चाह रहा हो, क्या पता उसका इंटेंशन ही ये हो, क्या पता और उसने टफ से टफ क्वेश्चन रखा हो आपके लिए कि आप इस क्वेश्चन को करिएगा। तो नहीं, क्योंकि मेरी कुछ सिस्टर्स के भी मैसेज आते कि दी हम मतलब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ क्या, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ क्या। जी ऐसा नहीं कि शादी के बाद हम तैयारी नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पढ़ने की ना कोई भी एज नहीं होती कि हाँ भाई हम उस उम्र के बाद हमारी शादी होगी, बच्चे होगा तो हम नहीं पढ़ सकते। हम अपनी स्टडी को ना कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पैसा दे के बड़ी बड़ी कोचिंगों में ही जाके हमें समझ आएगा। आप घर से बैठ के आराम से, आज तो ऑनलाइन इतना अच्छा सिस्टम आ चुका है तो आप अच्छे से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं, बस आपके अंदर ना एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ यस आई एम डू इट, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने पेड और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब बात आए कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, कंसेप्ट कैसे पढ़े। सबसे पहले मैंने आपको जितने भी टीचर बताए उनमें से एक टीचर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उनसे पढ़ना है और जल्दी, और एक दिन में ना 2 से 3 क्लास लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखो हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक है। अगर हम 3 महीने में, दिसंबर में भी होना, अभी भी 3 महीने हैं हमारे पास, तो आप ना जल्दी से जल्दी मतलब ऐसे करिएगा कि आप ना 2 महीने मतलब अक्टूबर और नवंबर में ना आप अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लें। मतलब एक दिन में ना 2 से 3 क्लास लेने की कोशिश करिएगा कि हाँ मुझे 2 से 3 क्लास डेली की लेनी है रीजनिंग की। आपने सिलेबस लिख लिया और अब नोट्स आपको अपना आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, फिर उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। अब देखो सर जो सबसे इम्पोर्टेंट होते, आपने एक नोट्स बना लिए तो आप जैसे सर कोडिंग डिकोडिंग है तो अब वो 200 क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहे, भाई उनका तो बोर्ड है वो तो एकदम करा देंगे, तो आपको 200 क्वेश्चन ना लिखने की नोटबुक में ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिखो। लेकिन हाँ स्टार्टिंग में ना सर जैसे सीरीज होती है तो उसमें ना कुछ टाइप्स बताते हैं कि हाँ जो पहला टाइप होता है वो स्क्वायर का होता है, क्यूब का होता है, मल्टीपल का होता है, डिवीज़न का होता है, मतलब ऐसे करके टाइप्स बताते हैं सीरीज वाले उसमें। तो वो टाइप्स ज़रूर लिख लेना कि हाँ मतलब उसमें ये इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। आपको सारे क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत, आपको ना जो PDF देंगे सर तो आप वो PDF लिख लीजिएगा, मतलब PDF निकलवा लीजिएगा, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ना प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। फिर आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ आप बोलोगे कि सिलेबस के साथ प्रैक्टिस करें या अलग से प्रैक्टिस करें। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर उसी कहीं से कोई मॉक नहीं लगाना है, कभी आप मॉक टेस्ट देने चले जाओ और आपका भैया नंबर कम आए एकदम से डिमोटिवेट हो जाओ, नहीं, आपको कोई मॉक नहीं लगाना। जो सर ने सीट दी है ना, जो मतलब PDF दी है आपको, तो आप ना उसी PDF से उसी का क्वेश्चन लगाइएगा, अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही अभी कोई बुक लेने की ज़रूरत है जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप, और जिसका सिलेबस कंप्लीट है तो वो सेक्शनल मॉक लगाइएगा, क्योंकि जो हमारी रीजनिंग इंप्रूव होती है ना वो सेक्शनल मॉक से ही होती है। ऐसा नहीं कि मैं मिक्स मॉक लगाऊंगा, नहीं। और सेक्शनल मॉक में अगर आपके 200 क्वेश्चन है ना तो आपको 200 क्वेश्चन ही लगाने हैं वो, क्योंकि पता है उन 200 क्वेश्चन में लगाने से हमें क्या प्रॉफिट होता है, हम एक बार हमें बोरियत तो लगने लगती है कि अरे, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, जब हम 200 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, सेम आ रहा है कि अरे चलो छोड़ो ये सेम ही तो होता है, नहीं, उससे ना हमारी जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती हैं। हम ना उसको स्किप करना चाहते हैं मन से कि अरे यार चलो सेम क्वेश्चन है स्किप करते हैं, नहीं, लेकिन उससे जो हमारी सिली मिस्टेक्स होती है ना वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लोगे, और मैं ये नहीं बोलूँगी आप हर 200 लगाइए, आप 50 क्वेश्चन डेली के लगाइए चैप्टर वाइज। और सेक्शनल मॉक ना आपको मॉक उस पर टेक्स्ट बुक पे आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि दी हमें सेक्शनल मॉक नहीं मिल रहे और अभी हमारे पास कोई बुक भी नहीं है, तो मैं PDF पे ना 50-50 क्वेश्चन की डेली हर चैप्टर की PDF डाल दूँगी। आप मुझे, लेकिन कॉमेंट में आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ दी आप मुझे सेक्शनल मॉक की वो दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो है तो आप उस पर भी ना, और ये मत देखिएगा कि अरे ये तो CGL का है, नहीं, कोई सा भी हो, आपको तो बस उससे मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई ये सेक्शनल मॉक है, ओके। और जब आपका सेक्शनल मॉक कंप्लीट हो जाए, सेक्शनल मॉक भी लगा ली। सेक्शनल मॉक आपको चैप्टर के मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने ऐसा नहीं है कि आपने सेक्शनल मॉक बाद में लगाने, नहीं, आपको जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है कोडिंग डिकोडिंग का या सीरीज का या ब्लड रिलेशन का, जो भी चैप्टर है उसका कंप्लीट हो गया, तो आपको ना सेक्शनल मॉक उसके बाद ही लगाने हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं कि भाई 4 दिन के बाद लगाएंगे, नहीं, 4 दिन के बाद तो आप खुद ही भूल जाओगे
कि क्या क्या लॉजिक बता रखे थे सर ने, क्या क्या था, नहीं, आपको तभी लगाने हैं उसके 50 क्वेश्चन अलग से लगाने हैं, और जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तभी जाकर और आपके ऐसे 100 क्वेश्चन हो गए, तभी जाके आपका टॉपिक इम्प्रूव होगा। और आपको एक टॉपिक एक सर से समझ नहीं आता तो आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा और उसमें इतने सारे टीचर्स आ जाएंगे। तो आप विक्रमजीत सर से भी पढ़ सकते हो, वो अच्छा पढ़ाते हैं। और हाँ, जो वो होता है ना 150 का कंसेप्ट, कथन एंड निष्कर्ष, आप वो 150 के कंसेप्ट से पढ़िएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन उससे जब क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं ना, आपको ना पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। आप ना माइंड में करने लगोगे उस क्वेश्चन को कि हाँ अरे ये देखते के साथ आप उसका आंसर दोगे, क्योंकि मैं 150 के कंसेप्ट से ही करती हूँ उसको। जैसे हमारा सेक्शनल मॉक कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको लगाने हैं मिक्स प्रैक्टिस। जो आप जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर लेना है, मिक्स वाला, ये नहीं कि सब्जेक्ट वाला, अब मिक्स वाला लेना है। फिर आप उसमें देखना कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, उसको एनालिसिस करना है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, यानी किस टॉपिक से कम आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को उठाना है। और हमें उस टॉपिक के ना कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन लगाने, जो भी जब हम मतलब मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें हमें देखना है कि हमारा ये वीक पॉइंट चल रहा है कि अरे हमारा सिलोजिज्म का या ब्लड रिलेशन का या पजल वाला ये हमारा वीक चल रहा है, तो हमें ना उसके 200 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर देखना, फिर आपके जो आपको पता भी चलता रहेगा मिक्स प्रैक्टिस सेट से कि हाँ हमारा ये टॉपिक वीक है ना, वो खुद इम्प्रूव होती रहेगी, क्योंकि आपको अपनी कमी खुद से नज़र आने लगेगी। हम मॉक देते हैं ना तो हमारा टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब हमें पता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि हम अच्छे से ना उसको एनालिसिस ही नहीं करते हैं कि हमारा वीक पॉइंट क्या चल रहा है। हम एक क्वेश्चन में इटके रह गए हैं और हमारा टाइम तो बढ़ता जा रहा है, फिर हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं, फिर हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ भाई, लेकिन हाँ उसके फिर भी क्वेश्चन करने ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है एक बार नज़र कि हाँ अरे इस टाइप के हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो वीक पॉइंट है कि इसके नहीं बनते तो उसका ना। और मैं आपको बताती हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है सीरीज में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और कोडिंग डिकोडिंग में भी कुछ लॉजिक होते हैं, जैसे आप मिक्स का लगाओ या फिर वो सेक्शनल, आप ना सीरीज की और कोडिंग डिकोडिंग का ना जो भी आपको लगता है कि अरे हाँ ये मतलब इसका पैटर्न कुछ अलग सा है, कुछ नया सा है, तो आप ना उसको नोटबुक में लिख लेना कि हाँ ये पैटर्न मुझे अलग दिख रहा है और ये सिलेबस मतलब इसका कुछ न्यू है, मुझे सर ने नहीं बताया था और मुझे मॉक लगाने से पता लगा, तो उसको लिख लेना। फिर जब आप नेक्स्ट डे जाओगे ना मॉक लगाने, तो पहले उस नोटबुक को देखना कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा ये वाला पैटर्न था, ये नया था, और ये अच्छा ये वाला था कि मतलब नंबर सीरीज में ये वाला था तो ये था। और हाँ जैसे ही आप रीजनिंग करने बैठोगे ना तो सबसे पहले आपको 15-20 मिनट, आपको मैं बोलती हूँ ना, आपको क्यूब, स्क्वायर और टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। तो उससे पहले ना आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट ना चाहे देख के लिखना, 2 से लेकर 25 तक आपको टेबल लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं 2 से लेकर 30 तक, हाँ 2 से 30 तक आपको स्क्वायर लिखने हैं, और क्यूब लिखने हैं 2 से 25 तक। आपको ना डेली का सबसे पहले 15 से 20 मिनट का काम आपको सिर्फ यही करना है, स्क्वायर क्यूब टेबल को लिखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया है कि इंस्पेक्टर 40 आपको करना है। तो इंस्पेक्टर 40 आपको रीजनिंग में भी आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगी। ऐसा नहीं कि बस वो मैथ में ही इंक्रीज़ करेगी, नहीं, वो आपका रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आधा घंटा तो आपको कैलकुलेशन को देना ही पड़ेगा इंस्पेक्टर 40 को, तो आप उसको भी पढ़िएगा। ऐसा नहीं बोलूँगी कि उसको नहीं, वो रीजनिंग और मैथ दोनों में ही हेल्प करेगी। तो आपका ना फिर आप और आप जैसे आप लिखते रहोगे ना, तो आपका ना 10 दिन के अंदर ना आपको रटना पड़ रहा था ना टेबल्स, क्यूब एंड स्क्वायर, तो वो आपके ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर देखना इन चीज़ों से ना आपकी नंबर सीरीज में और कोडिंग डिकोडिंग में कितनी हेल्प मिलने वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना कोडिंग डिकोडिंग में होती है। अब देखो रीजनिंग में ना हमारी 2 टाइप की रीजनिंग होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। और हमें पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना हमें ऐसे है, उसको ना 2 सेक्शनल में बांट लेना है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। जो वर्बल होती है उसमें हमारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं, नॉन वर्बल में होती है पेपर कटिंग, मिरर इमेज, ये सब चीज़ होती है, काउंटिंग फिगर। तो अब सोचोगे कि हम कैसे पढ़ें,
एक तरफ तो हमारा चल रहा है मतलब वर्बल रीजनिंग और एक तरफ आपको लगानी है नॉन वर्बल, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग जब हम करते हैं ना तो एकदम से ना 10-20 क्वेश्चन के बाद ना बोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका पेपर कटिंग जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर कटिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डेली के आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। आपको फर्स्ट बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा, ये सबसे टफ चैप्टर है, नहीं। लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस डेली करने लगोगे ना तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो मुझे समझ आने लगा, अरे ये तो मिरर इमेज की तरह है, ये तो वाटर इमेज की तरह है, इससे बन जाता है ईजिली, क्योंकि उसमें ना मिरर इमेज और वाटर इमेज ही वर्क करता है पेपर कटिंग में। तो आप ना एक वर्बल और नॉन वर्बल के ना आपको एक चाहे कोई सा भी चैप्टर पकड़ लीजिए, चाहे वाटर इमेज, मिरर इमेज या फिर काउंटिंग फिगर, उसमें 7 से 8 चैप्टर होते हैं इसके अंदर भी। तो आप ना उसके ना सिर्फ 10 क्वेश्चन, मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि आपका 10 या 20 क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन आपको पहले ऐसे करना है। 15 मिनट हमें उसको करना है, स्क्वायर क्यूब आपको ऐसे करना है। 15 मिनट हमें स्क्वायर क्यूब टेबल लिखने हैं। फिर उसके बाद हमें 10 से आधा घंटा हमें 20 क्वेश्चन करने में आपको, क्योंकि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो आपको आधा घंटा आराम से लग जाएगा, मुझे लगता है 20 क्वेश्चन में, चाहे वो वर्बल है लेकिन नॉन वर्बल है, लेकिन आपको लग जाएगा। तो आपको उसको करना है आधा घंटा, आपका मतलब आधा घंटा ये निकल गया, आपके 45 मिनट ये निकल गई। और फिर जो बाकी बचा टाइम है हमारा 2 से ढाई घंटे में रीजनिंग को देने, तो उसमें आप वर्बल रीजनिंग को करिएगा। सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपके माइंड पे कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, और आप ना ऐसे जल्दी से जल्दी मॉक लगाना भी स्टार्ट कर दोगे। तो मैंने जो जितना भी मुझे मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिए। अगर कुछ रह गया है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाली हूँ उसमें आपको कुछ टिप्स दूंगी, कि मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी उसमें कि हाँ आपको इस तरीके से ये करना है। मतलब कि सीरीज में मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन इस टाइप से, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कोडिंग में ये, क्योंकि न्यू बच्चों को तभी पता ही नहीं होता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन जब टीचर्स पढ़ाएंगे ना, आपका सारा फोकस टीचर्स की बातों पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अदर बातों पे है, नहीं। आपका कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो टीचर्स की तरफ होना चाहिए। बातों को डिस्कस कर लिया, फिर भी मैं लास्ट में एक बार जल्दी से आपको सारा जल्दी से सारा एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको 4 प्लेलिस्ट सजेशन की है, आपको जो सा भी टीचर पसंद आए आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक टीचर से समझ नहीं आता तो आप उस टॉपिक्स को किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। और सेकंड बात, अगर आपको सेकंड बात आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लिया, अच्छे से बनाने हैं। हमारा सेक्शनल मॉक में कंप्लीट होता है और सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद हमें मॉक लगाना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक से, और चाहे वो किसी भी एग्जाम की। ये मत सोचना कि मुझे अगर आपका कोई टारगेट है कि हाँ दिल्ली पुलिस ही निकालना है तो आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर निकालिए, और फिर उसमें देखिए कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। उसके वीक पॉइंट की जो आपको कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज में कुछ अलग लगता है तो आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि हाँ ये नया है। और जब नेक्स्ट डे लगाने जाओ मॉक तो आप उससे पहले उस नोटबुक को देखिएगा कि हाँ ये मैंने इसमें मेरी ये मिस्टेक्स हो रही थी, और जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है ना तो उसमें लिखिएगा कि हाँ मुझसे ये इस वाली चैप्टर में मुझसे ये वाली सिली मिस्टेक्स होती हैं, मुझसे ये ऐसा होता है। तो ताकि जब आप नेक्स्ट डे पढ़ो तो आप उस सिली मिस्टेक्स को ना करो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पहले ना आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपसे अगर 40 मिनट में ना आपसे 20 क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप धीरे से आप ऐसे करिएगा, पहले 40 मिनट में 15 क्वेश्चन बनाइए, फिर 20 क्वेश्चन, फिर धीरे ना 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करते जाइएगा कि अगर मुझसे 40 मिनट में 20 क्वेश्चन बने हैं तो कल मैं 23 क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। और फिर अगर 23 बने हैं आज मुझसे तो 2 से 3 दिन उसकी प्रैक्टिस करिए कि 23 बनाने हैं 40 दिन में, 40 मिनट में, फिर 25, फिर 27, फिर 30, फिर 35, और फिर एक दिन देखना कि आपका ना मतलब ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि मतलब मेरा कब टाइम इंक्रीज़ हो गया। और रही सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग की बात, इनको पढ़ लीजिएगा ये, और इनको भी ना अलग से आप 10 मिनट दीजिएगा। और कोडिंग डिकोडिंग तो हो जाती है वैसे, अगर आपको उसके अल्फ़ाबेट नंबर याद है तो आपको आराम से हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। सीरीज के भी ना 10 क्वेश्चन आपको डेली के लगाने हैं, क्योंकि सीरीज एक ऐसा चैप्टर है कि उसमें ना हम ऐसा कन्फ्यूज से हो जाता है कि लॉजिक समझ नहीं आता। आप बोलोगे कि दीदी लॉजिक समझ ही नहीं आता, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड खुद ही वर्क करेगा कि हाँ मुझे मतलब ये लॉजिक समझ आ रहा है। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो फिर मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। लव यू। हर हर महादेव।